ओके डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, आज सैटरडे है और सैटरडे नॉर्मली मैं आपको किसी लेक्चर के साथ उपस्थित होता हूं, लेकिन आज मैं लेक्चर के मूड में नहीं था। एक इश्यू हमारे सामने आया जिस कारण से मैं आपके सामने उपस्थित हुआ। मैं थोड़ा सा अभी अवॉइड करूंगा आप लोगों के प्रीलिम्स के एग्जामिनेशन तक। एक छोटा सा 20-25 मिनट्स का एक कन्वर्सेशन आपके साथ रखा है। आपसे मिलने का, बात करने का कोई ना कोई बहाना चाहिए, वही मैं इस लेक्चर के माध्यम से ढूंढ रहा। एक्चुअली अभी आज मैं जब न्यूज़पेपर देख रहा था तो मैंने ये टर्म को बहुत हाईलाइटेड होते हुए देखा, द व्हाट इज क्लैश ऑफ सिविलाइजेशंस, यानी क्लैश ऑफ सिविलाइजेशंस की चर्चा फिर एक बार आई। इतिहास हम जीते हैं, हमारे नर्व्स में होता है, हम उसे अवॉइड नहीं कर सकते। वो दिन प्रतिदिन हमारे जीवन में इतिहास के मुद्दे और प्रश्न आते रहते हैं। आप जानते हो कि हमारे आर्मी के जो सीडीएस हैं, तो वो सीडीएस जनरल, जिसमें अब बिपिन रावत आपने नाम सुना होगा और वो काफ़ी एक्टिव हैं, बल्कि आप लोग उनके टच के उनके बारे में जानते हो। तो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल उनको बोलते हैं फुल फॉर्म। उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया। उस स्टेटमेंट में उन्होंने कहा कि देखिए, चाइना का जो पश्चिमी विश्व के साथ जो बिलगाव हो रहा और इस्लामी जगत के साथ उसकी निकटता हो रही, उन्होंने कहा कि देखो, ईरान के साथ चीन के इतने अच्छे संबंध बन रहे, अफगानिस्तान में चीन प्रवेश करने की कोशिश कर रहा, टर्की के साथ उसके बहुत अच्छे ताल्लुकात बन रहे हैं। ये सारी बातें दिखाती है कि कहीं ना कहीं इस्लाम और इस्लामी जगत और सीनिक बोलते हैं चाइनीज को, जो सीनिक जगत है, दोनों एक दूसरे के निकट आ रहे हैं। सीनिक एंड इस्लामिक सिविलाइजेशन एक दूसरे के करीब आ रहे हैं और वेस्टर्न सिविलाइजेशन के अगेंस्ट में वो कहीं खड़े हो रहे हैं। तो इसी में मिस्टर रावत ने यह भी कहा कि दिस अपीयर्स टू बी सम सॉर्ट ऑफ क्लैश ऑफ सिविलाइजेशंस, ये सभ्यताओं का संघर्ष जैसा प्रतीत हो रहा है और ये वर्ल्ड में एक नए प्रकार का डिजॉर्डर भी ला सकता है। तो हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर है एस जयशंकर, वो अपने आप को डिस्टेंस कर लिया। अभी हाल में आप देखते हो एससीओ की बैठक हो रही है, तो उसी कॉन्फ्रेंस के दरमियान अपने वो चाइनीज काउंटर पार्ट से भी उनकी वार्ता हुई और उन्होंने अपने आप को इस स्टेटमेंट से डिस्टेंस किया, सरकार को उससे दूर रखा और कहा कि नहीं, चाइना और इंडिया का कोलैबोरेशन तो हमेशा एशिया के लिए लाभ उपयोगी रहा है। खैर, वो अलग चीज है, पॉलिटिक्स की बात है। अब जब मैंने उस न्यूज को देखा तो मेरे मन में जिज्ञासा हुई कि मेरे स्टूडेंट्स तो बहुत क्यूरियस होंगे कि ये क्लैश ऑफ सिविलाइजेशंस है क्या। तो जिन स्टूडेंट्स ने मेरे वर्ल्ड हिस्ट्री का क्लास किया होगा तो हाँ, तो मैं डील करता ही हूँ, लेकिन मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स और व्यूअर्स जो क्लैश ऑफ सिविलाइजेशंस के बारे में क्यूरियस होंगे, जिज्ञासु होंगे, उनको ध्यान में रखकर हमने थोड़ा सा सोचा कि इस पर प्रकाश डाल दूं। आज मैं बस इतना ही काम करूंगा, 20-25 मिनट्स का। तो देखिए, एक्चुअली इस कहानी कुछ यूं आरंभ होती है। आपने कोल्ड वॉर के बारे में काफी सुना होगा, शीत युद्ध। और शीत युद्ध के दरमियान आपने दो ब्लॉक के बारे में सुना होगा। एक ब्लॉक है कैपिटलिस्ट ब्लॉक, एक है कैपिटलिस्ट ब्लॉक और दूसरा है सोशलिस्ट ब्लॉक। नाइनटीन 1945 में जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ, वर्ल्ड वॉर जस्ट समाप्त हुआ और एक तीसरे प्रकार का वर्ल्ड वॉर छिड़ गया। कुछ आलोचक मानते हैं, कुछ हिस्टोरियंस मानते हैं कि उनको भी वर्ल्ड वॉर ही कहा जाए, भले ही उनकी प्रकृति, उनका नेचर अलग था। दो ब्लॉक्स कायम हुए, दोनों के बीच काफी संघर्ष हुआ और सबसे बढ़कर ऐसा माना गया कि दोनों के बीच आइडियोलॉजिकल क्लैश था। आइडियोलॉजिकल क्लैश मानी मतलब वैचारिक संघर्ष था। वैचारिक संघर्ष को उस शीत युद्ध में, हालांकि उसके पीछे बहुत सारे इकोनॉमिक, ज्योग्राफिकल बहुत सारे इंटरेस्ट हैं, रिसोर्सेस के लिए भी लड़ाई थी, लेकिन उसको प्राय एक आइडियोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट के रूप में देखा जाता है। अब जैसे कैपिटलिस्ट ब्लॉक है तो इनका क्या है, इनकी आइडियोलॉजी है फ्री मार्केट, यानी स्वतंत्र बाजार और इंडिविजुअल फ्रीडम,
यानी व्यक्ति की स्वतंत्रता। तो स्वतंत्र बाजार और व्यक्ति की स्वतंत्रता, ये किनका डिमांड है? तो कैपिटलिस्ट मॉडल का। जो सोशलिस्ट मॉडल है उसकी क्या खासियत थी, उसकी क्या विशेषता थी? तो ये कहती थी इकोनॉमिक इक्वलिटी, इकोनॉमिक इक्वलिटी, इकोनॉमिक रिडिस्ट्रीब्यूशन, आर्थिक पुनर्वितरण, और यह व्यक्ति और व्यक्ति के बीच समानता की बात करते थे। तो अब सवाल यह उठता है कि दोनों को एक साथ, दोनों सिस्टम को सरवाइव करना मुश्किल था और दोनों के बीच एक बड़ा क्लैश शुरू हो गया, क्योंकि एक तरफ यह अपने एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस को बढ़ाने का प्रयत्न करते थे, कैपिटलिस्ट ब्लॉक चाहते थे कि दुनिया में हमारे प्रभाव क्षेत्र की वृद्धि हो, और समाजवादी ब्लॉक जो सोशलिस्ट ब्लॉक है वो अपने प्रभाव क्षेत्र को, अपने एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस को बढ़ाने के लिए उत्सुक था। लगभग ये 4 डिकेड्स तक, 4 दशकों तक यह गला काट प्रतिस्पर्धा चलती रही। पूरा विश्व परेशान रहा। दुनिया के कई महादेश में यूरोप तो अपेक्षाकृत स्टेबलाइज्ड रहा, यूरोप में अपेक्षाकृत संतुलन बना रहा, बाकी महाद्वीपों को इसे बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। खैर चलिए 1990 में अंत में यह कोल्ड वॉर की समाप्ति हुई और 1991 में सोवियत रूस का विघटन हो गया, यानी सोवियत रशिया डिसइंटीग्रेट कर गया, और साथ में 93 में यूगोस्लाविया और चेकोस्लोवाकिया का भी विघटन हो गया। तो पहले मैं आपको बताऊं कि जब कोल्ड वॉर की समाप्ति हुई थी, तो कोल्ड वॉर की समाप्ति के बाद 1992 में, जहां तक हमें याद है, क्योंकि हमारे लिए तो एक करंट अफेयर था, एक स्कॉलर हुआ करते थे जिनका नाम था, वो जापानीज ओरिजिन के थे लेकिन वो अमेरिकन थिंक टैंक थे। आपने भी उसका नाम शायद कभी सुना हो। उनका नाम था फ्रांसिस फुकुयामा। फ्रांसिस फुकुयामा उनका नाम था। 92 में उन्होंने एक टेक्स्ट लिखा था, एक रचना लिखी थी, एक बुक लिखी थी। उस बुक का नाम था द एंड ऑफ हिस्ट्री। द एंड ऑफ हिस्ट्री एंड द लास्ट मैन। एंड द लास्ट मैन, इस बुक का नाम था द एंड ऑफ हिस्ट्री एंड द लास्ट मैन। अब ये बुक जब 92 में उन्होंने लिखी थी, तो उस समय मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स को इंटरव्यू में पूछा जाता था। 1-2 वर्ष तक ये क्रम चला था कि द एंड ऑफ हिस्ट्री से क्या मतलब है। हिस्ट्री के स्टूडेंट हो तो आप बताओ एंड ऑफ हिस्ट्री का क्या मतलब है। तो उनके पीछे उनका थीसिस मैं बता दूं। उनका थीसिस यह था कि देखिए, हिस्ट्री बेसिकली, इसमें थोड़ी सी आपको एक जो थिंकर है, पॉलिटिकल थिंकर, उसकी आइडियोलॉजी को थोड़ा ध्यान में रखना पड़ेगा। आपने हेगेल का नाम सुना होगा। तो जो हेगेल जो थिंकर है, वो हेगेल के अगर के विचार के बारे में आप सुनोगे तो उनका विचार था, उन्होंने बेसिकली हेगेल के विचार को ही आगे कार्ल मार्क्स ने डेवलप किया था, और वो उनका विचार क्या था? द्वंद्व का, डायलेक्टिसिज्म का, द्वंद्वात्मकता के से ध्यान दी थी। उन्होंने कहा था कि दुनिया में जो बदलाव आते हैं वो संघर्ष और द्वंद्व के माध्यम से आते हैं। तो जो वो, हालांकि उन्होंने वैचारिक संघर्ष या द्वंद्व की बात कही थी, तो जो हेगेलियन टर्म में जो कन्फ्लिक्ट था, तो फ्रांसिस फुकुयामा का कहना था कि सभ्यता के आरंभ से ही इस तरह का कन्फ्लिक्ट चल रहा था, और उस कन्फ्लिक्ट के सहारे कहीं ना कहीं सोसाइटी और सिविलाइजेशन का एवोल्यूशन चल रहा था। लेकिन जो अंतिम संघर्ष हुआ वो समाजवादी और पूंजीवादी मॉडल के बीच हुआ। पूंजीवादी उदारवादी मॉडल, उदारवादी मॉडल कहते हैं चूंकि वो व्यक्ति की स्वतंत्रता की बात करता है, और पूंजीवादी इसलिए कि वो फ्री मार्केट की बात करता है। उन्होंने कहा कि लास्ट संघर्ष इन्हीं दोनों के बीच चल रहा था, लेकिन अब इसमें पूंजीवाद, उदारवाद, लिबरल कैपिटलिज्म की विक्ट्री हुई, फाइनल जीत हुई, और जो समाजवादी मॉडल है वो बिखर गया। तो इसका मतलब है कि अब फ्यूचर में कोई कन्फ्लिक्ट नहीं होगा, क्योंकि अंतिम जीत उदारवादी पूंजीवादी मॉडल की हो गई, और इसी के साथ हिस्ट्री का अंत हो गया। क्योंकि नो कन्फ्लिक्ट नो हिस्ट्री, मतलब नो कन्फ्लिक्ट नो ड्रामा। कन्फ्लिक्ट ही नहीं है तो आगे हिस्ट्री नहीं है, एंड हो गया हिस्ट्री का। अब इसके बाद वही पूंजीवादी उदारवादी मॉडल आगे बढ़ता रहेगा। बहुत बड़ी बात कह दी। ये कैपिटलिज्म का ह्यूब्रिस था, ये एक तरह से अहंकार था पूंजीवाद का, कि पूंजीवाद की अंतिम जीत हो गई। हालांकि उसी समय एक अमेरिकन थिंकर थे, एक स्कॉलर, उनका नाम था सैमुअल पी हंटिंगटन। सैमुअल पी हंटिंगटन ने 93 में, ठीक उसके 1 वर्ष के बाद, क्योंकि उस 1 वर्ष के बाद 1-2 घटनाएं और हो गई थी। यूगोस्लाविया और चेकोस्लोवाकिया का विघटन हो गया था।
अब अगर आप वर्ल्ड हिस्ट्री में जाओगे तो आपको यह जानना चाहिए यूगोस्लाविया और चेकोस्लोवाकिया बना कब था, किसका विघटन हुआ। तो जब आप जानेंगे तो आपको पता चलेगा कि पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस 1919 में उसे बनाया गया था। वो अपने स्वरूप में बहुभाषा भाषी बहुसंस्कृतिक था, मतलब कि मल्टी कल्चरल और मल्टीलिंगुअल था। और उसी पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस ने बनाया था, लेकिन 1993 में आकर वह विघटित हो गया। तो विघटित हो गया तो इसमें इन्होंने इसी के आलोक में यह थियरी दी थी। उन्होंने कहा था क्लैश ऑफ सिविलाइजेशंस। उन्होंने यह थियरी दी और कहा कि क्लैश ऑफ सिविलाइजेशंस का नाम दिया। कहा कि देखो ये सभ्यताओं का संघर्ष है, और इसके बाद इनकी क्या थियरी है उसको पहले आप मानिए। पहले तो उन्होंने फ्रांसिस फुकुयामा के इस प्रश्न का सैमुअल पी हंटिंगटन ने जवाब दिया कि देखिए एंड ऑफ हिस्ट्री का आप खुशियां ज्यादा मत मनाइए, क्योंकि कन्फ्लिक्ट है, केवल कन्फ्लिक्ट का स्वरूप बदल चुका है। उन्होंने कहा कि देखिए कन्फ्लिक्ट समाप्त नहीं हुआ है। उसका ये कहना था कि एक्चुअली अब सैमुअल पी हंटिंगटन की थियरी अलग है। इनका कहना है कि दुनिया में उन्होंने एक तरह से 8 सिविलाइजेशंस या कल्चर्स की परिकल्पना की। इनफैक्ट उनको हमें लगता है कि इंस्पिरेशन मिल रहा होगा, एक ब्रिटिश स्कॉलर्स हुआ करते थे अर्नोल्ड टैनवी, 19वीं सेंचुरी में हुए थे। तो जो अर्नोल्ड टैनवी है, उन्होंने इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन शब्द को उन्होंने ही ज़्यादा पॉपुलर बनाया था। वो ब्रिटिश चिंतक थे। तो अर्नोल्ड टैनवी ने भी कल्चरल और सिविलाइजेशन के बारे में पहले लिख चुके थे 19वीं सेंचुरी में ही। तो उन्होंने तो 26 संभवतः 26 सिविलाइजेशंस या कल्चर्स की बात की थी। इन्होंने मुख्य रूप से 8 की बात की और कहा कि दुनिया में जो मेन रिफ्ट है वो सिविलाइजेशनल और कल्चरल है। मुख्य संघर्ष सभ्यताओं और संस्कृति का संघर्ष है। दुर्भाग्यवश या सौभाग्यवश जो मान ले, शीत युद्ध के काल में, कोल्ड वॉर के काल में उस संघर्ष को वैचारिक संघर्ष ने दबा दिया था, क्योंकि दो समाजवादी पूंजीवादी दो विचारधाराओं ने उसको ऊपर से ढक रखा था, लेकिन अंदर ही अंदर जो रिफ्ट है वो रिफ्ट बचा रहा था। अब जब वैचारिक विचारधारा हट गई, विचारधारा का आवरण हट गया, कोल्ड वॉर समाप्त हो गया, तो पुराना वाला संघर्ष फिर रिसरफेस होकर आया है, फिर दोबारा प्रकट हुआ है। जब 93 में उन्होंने ये थियरी दी, दुनिया ने उसे गंभीरता से नहीं लिया। 93 में ये बुक निकली थी, हमने 94 में इस पुस्तक को पढ़ा था। उस समय बहुत लेटेस्ट, पता नहीं क्यों मैं नहीं पढ़ पाया था इस पुस्तक को। बाद में पढ़ा था तो मुझे भी बड़ा अजीब सी थियरी लगी थी, लेकिन चलिए, उसको किसी विद्वान ने गंभीरता से नहीं लिया। लगा कि चलो वेस्टेज ऑफ टाइम ही है इस थियरी पर विचार करना। 2000 अब देखो, जब 9/11 की घटना हुई, और 9/11 की घटना में जब अल कायदा का जब अमेरिका पर हमला हुआ, और अमेरिकन प्रेसिडेंट जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने जो अपने स्टेटमेंट में कह डाला कि एक जिहाद शब्द का भी प्रयोग कर दिया, हालांकि वो आवेश में निकल गया उसके मुख से। तो इस तरह की जब बात हो गई तो इसको फिर इस्लामिक जगत और वेस्टर्न सिविलाइजेशन के बीच एक क्लैश का नाम दिया गया, और अचानक से क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन की थियरी दुनिया में बहुत ज्यादा स्कॉलर्स के बीच जगह बनाने लगी। हम याद है, हम 2002 से लेकर और 2008 तक, 8 नहीं 9 या 10 कह लें, तब तक हमारे स्टूडेंट्स, कोई भी वर्ष ऐसा नहीं होता था कि इंटरव्यू बोर्ड में बच्चे से क्वेश्चन नहीं पूछा जाता कि क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन क्या है। ये क्वेश्चन पूछा जाता, क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन थियरी क्या है। तो बच्चे को मैं पहले ही ट्रेन कर देता, कोई समस्या नहीं होती, क्योंकि क्लास में वर्ल्ड हिस्ट्री में तो वैसे भी क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन की चर्चा होनी ही है, क्योंकि हिस्ट्री पढ़ने का मजा तो तब है जब उसको करेंट से हम जोड़ सके, नहीं तो फिर क्या। तो मैं इसी सिलसिले में मैं आपको बताना चाहता कि एक्चुअली अभी क्लैश ऑफ सिविलाइजेशंस की जो थियरी है, उसे मतलब एस जयशंकर ने डिस्टेंस क्यों किया, इसमें खतरा क्या है। तो अब मैं आपको बता दूं, खतरा यह है कि दुनिया में जो इंटरनेशनल रिलेशंस है, इंटरनेशनल रिलेशंस में कभी भी आप देखोगे कि कल्चरल लाइन पर कोई, जैसे उन्होंने 8 मेन कल्चर्स सिविलाइजेशंस में जिस तरह से डिवाइड कर रहे हैं, वेस्टर्न को, लैटिन अमेरिकन को, है सीनिक को, तो उस प्रकार से वो डिवीजन इंटरनेशनल रिलेशंस में नहीं चलता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब क्लैश ऑफ सिविलाइजेशंस की आप बात करोगे तो उसमें एक समस्या यह आती है कि आपके देश के अंदर ही, अब भारत है, राष्ट्र है, बहुत सारे दुनिया के राष्ट्र हैं जो बहुभाषा भाषी हैं, बहुत सांस्कृतिक हैं। अब अगर आप कहोगे भाई इस्लाम एक अलग सिविलाइजेशन है और क्रिश्चियन एक अलग सिविलाइजेशन है, या फिर हिंदू है या सिनिक है, तो समस्या क्या होती है कि बहुत सारे देश ऐसे हैं जो मल्टी कल्चरल है अपने नेचर में,
अब वहां पर तो क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन की थियरी उनके लिए डिवास्टेटिंग हो जाएगी, ये तो पूरी दुनिया को डिवाइड करके रख देगी। तो हमें याद है कि संभवतः 2005 में जब मनमोहन सिंह किसी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में गए थे, तो एक्चुअली मैं उसका माकूल आंसर खोजने की कोशिश कर रहा था कि चलो भाई, क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन की थियरी तो नहीं माननी है, यह थियरी को मानने में बहुत बड़ा खतरा है। लेकिन हम यह देख रहे थे कि इंडियन गवर्नमेंट का स्टैंड इस पर क्या आता है, उसका क्या इस पर रिएक्शन होता है। तो मनमोहन सिंह एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में गए तो उन्होंने कहा कि देखिए, क्लैश ऑफ सिविलाइजेशंस की थियरी तो है, परंतु यह थियरी एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता। यह थियरी हम इसलिए एक्सेप्ट नहीं कर सकते कि दुनिया में जो संघर्ष हो रहे हैं वह संघर्ष सभ्यताओं का या संस्कृतियों का संघर्ष नहीं है, यह असमान आर्थिक संबंधों से उपजा हुआ संघर्ष है। मतलब दिस कन्फ्लिक्ट इज एराइजिंग आउट ऑफ द अनइक्वल इकोनॉमिक रिलेशंस। जो अनइक्वल इकोनॉमिक रिलेशन से उपजा हुआ संघर्ष है, उसे हम सभ्यताओं के संघर्ष का नाम कैसे दे सकते। तो जब यह बात कही तो मुझे बहुत ही ये बात सटीक लगी। हमने अपने बच्चों को भी कहा कि देखो, तुम्हें अगर कहीं भी इंटरव्यू में कहीं भी बोलना हो तो इंडियन प्राइम मिनिस्टर को कोट करते हुए आप यह बोल देना। क्योंकि मैं समझ रहा था कि इंडिया या कोई भी इस तरह के जो मल्टी कल्चरल कंट्रीज हैं, इस थियरी को कैसे एक्सेप्ट करेंगे, और यह थियरी तो बहुत डेंजरस फिर हो जाएगी। अब देखिए, अब यहाँ पर बिपिन रावत महोदय ने ही जो यह बात कही है कि वे सैनिक सिविलाइजेशन और इस्लामिक एक दूसरे के करीब आ रहे हैं या इस तरह की बात, जरा सोच के देखिए। उन्होंने एक बात पर गौर नहीं किया, अन्यथा वो इस थियरी को नहीं मानते। यही चाइना उइघुर रिबेल्स के साथ क्या कर रहा है। आपने तो जिनजियांग की कहानी सुनी होगी। जिनजियांग में जो चाइना ने पूरे वर्ल्ड वाइड उसकी आलोचना हुई है, वहां मतलब एक तरह से समझे तो कंसंट्रेशन कैंप बना दिया है, और उसमें जिस तरह से उनको गिरफ्तार करके उनको रखा जाता है, जिस तरह से टॉर्चर किया जाता है। और तालिबानियों से अगर चाइना अपना संबंध बनाना चाहता है तो उसका एक वजह यह भी है कि उसको डर है कि तालिबानी अगर अपने फुल एक्शन में आ गए तो जिनजियांग में हमारा पांव उखड़ जाएगा, और वह कहीं ना कहीं वो फंडामेंटलिज्म को प्रोत्साहन देंगे, और वो चाहता है कि हम जिनजियांग को दबा कर रखें। आपने न्यूज़ में देखा होगा कि जो अफगानिस्तान में बहुत सारे शरणार्थी के रूप में जो जिनजियांग के मुस्लिम्स हैं, जो उइघुर्स हैं, रेबल्स, और वहाँ लोग हैं, इनोसेंट बहुत सारे पीपल हैं, जब तालिबानियों के साथ चाइना का संबंध होने लगा तो उसमें देखोगे कि वो औरतें और बच्चे और जो बुजुर्ग हैं वो सब रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि नहीं नहीं, ये संबंध नहीं होना चाहिए। और उन्होंने कहा कि हमें अब वापस हमें जिनजियांग ना भेजा जाए, तो हमें वापस जिनजियांग ना भेजा जाए। तो अगर हम यह मानकर चले कि सैनिक सिविलाइजेशन और इस्लामिक सिविलाइजेशन दोनों एक दूसरे के निकट आ रहे हैं, तो फिर ये जिनजियांग में क्या है। और इंडियन गवर्नमेंट ने अगर अपने आप को डिस्टेंस किया तो ये बहुत ही वाइज स्टेप है, बिल्कुल सही है। ये कभी भी ये थियरी हमें सूट नहीं कर सकती, और वैसे भी कोई भी सेंसिबल जो नेशन होंगे उनको सूट नहीं करेगा। और ये मॉडर्न एरा में, जबकि अब संबंधों का इतना कॉम्प्लिकेटेड बेसिस है, पाकिस्तान के साथ अगर चाइना का संबंध है तो एनिमीज फ्रेंड, उसके पीछे क्या है, एक स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट है। या इंडिया का जो पहले अशराफ गनी के समय जिस समय संबंध था, गहरा संबंध था, वो क्या था, एनिमीज एनिमी, उस पर एक बुक भी लिखी गई। और आज वही तालिबानियों के समय इंडिया कैसे साइडलाइन हो गया। तो डिपेंड करता है कि आपके इकोनॉमिक, आपके स्ट्रेटेजिक क्या इंटरेस्ट है, उस आधार पर दुनिया के रिलेशंस डिपेंड करता है। पाकिस्तान और यूएसए का रिलेशनशिप क्या रहा था सभी जानते हैं। आप देखिए बहुत सारे लैटिन अमेरिका और यूएसए के साथ क्या रिलेशनशिप है, लैटिन अमेरिकन कंट्रीज के अंदर आपस में क्या संबंध है, और इस्लामिक जगत में ही आप देखिए उसको फिर कैसे आप डिवाइड करेंगे, शिया और सुन्नियों में क्या संबंध है। आज इजराइल के यहूदी से निकट आ रहे हैं। आप देख रहे हैं कि अब्राहम एकॉर्ड में बहुत सारे 4 कम से कम मुस्लिम कंट्रीज उनके साथ हैं, उससे पहले भी 2-3 एक्सेप्ट कर चुके हैं। तो एक तरफ अरब जगत में आप देख रहे हैं कि उनके साथ यूएई है, बहरीन है, ये सब इजराइल के साथ अपने संबंध और इकोनॉमिक रिलेशंस को मजबूत बना रहा है। सऊदी अरेबिया का भी भविष्य में ऐसा दिख रहा है कि वो कहीं इजराइल के साथ उसका कोई समझौता ना हो जाए, लेकिन वही ईरान के साथ उनकी दूरी बढ़ती जा रही। तो क्या आप कैसे कह सकते हैं कि सभ्यताओं का संघर्ष वैलिड है। तो मैं स्टूडेंट्स, मैंने सोचा कि थोड़ा सा सभ्यताओं के संघर्ष के विषय में बता दूं। अभी बहुत ही ओल्ड फैशन आउटवर्न थियरी हो गया, और कहीं भी
इसको जस्टिफाई करना मुनासिब नहीं लगता है। तो दैट्स गुड। तो आज तो मुझे आप लोगों से मिलने का बहाना चाहिए था, इसलिए मैं यही रुक रहा हूँ। मुझे थोड़ा सा इसके बारे में बताना था, फिर आगे कभी मैं उपस्थित होऊंगा। थैंक यू वेरी मच। आई विल सी यू।